Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 11 sound topic characteristics of sound और इसमें आज हम sound की एक characteristic loudness of sound को डिटेल में डिस्कस करेंगे. We have topic characteristics of sound. आज हम loudness को डिस्कस करने जा रहे हैं. Loudness पे क्वेश्चन मार्क कर लें. Define loudness of sound. इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.8 भी आज हम कवर करेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी टॉपिक में है. क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड. स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट साउंड्स होती हैं और इन डिफरेंट साउंड्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास साउंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इन पैरामीटर्स को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. So first characteristic of sound is loudness. Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sounds can be distinguished. Loudness sound की वो property है या हम कह सकते हैं वो characteristic है जिसकी बेस पे हम loud और faint sounds को distinguish कर सकते हैं. Faint mean मध्यम, तो loud और faint sounds में हम distinguish कर सकते हैं by loudness. For example, when we talk to our friends तो हमारी वॉइस लो होती है. इन द सेम वे अगर हम किसी पब्लिक गैदरिंग में बात कर रहे हो तो हमारी वॉइस लाउड होती है. तो लाउडनेस वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम लाउड और फेंट साउंड्स में फर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड को. फर्स्ट वन वी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो एम्पलीट्यूड है. लाउडनेस डायरेक्टली रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से कि वेव कितना मीन पोजीशन से हायर लेवल पे लेके जा रही है पार्टिकल्स को, या वेव में हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है. लाउडनेस एम्पलीट्यूड से डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सितार के स्ट्रिंग्स को थोड़ा आहिस्ता प्लग करके छोड़ दें तो इतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. लेकिन अगर हम उसको वायलेंटली प्लग करके छोड़ें, मींस बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड तक उसको प्लग करके फिर छोड़ें, तो उस केस में क्या होगा? एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. सिमिलरली, अगर हम किसी ड्रम को फोर्सफुली बीट करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमें एक लाउड साउंड सुनाई देती है. Here you can see in the diagram, ये वेव फॉर्म्स है. लाउड साउंड की आप देख सकते हैं और क्वाइट साउंड की आप देख सकते हैं. लाउड साउंड के केस में हम देख सकते हैं कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हम क्वाइट साउंड देखें तो मीन पोजीशन से इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है. मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. अभी हमने डिस्कस किया सितार को, इसके अलावा हमने ड्रम की एग्जांपल को देखा. Here you can see लार्ज एम्पलीट्यूड के केस में लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है और स्मॉल एम्पलीट्यूड के केस में क्वाइट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक फेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है. एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. जितना मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. Next we have area of the vibrating body. Loudness of sound also depends upon the area of vibrating body. For example, sound produced by a large drum is louder than that by a small one. अगर हम दो ड्रम्स लें, एक का एरिया ज्यादा हो एक का कम हो, तो जो लार्जर एरिया वाला ड्रम है उसकी साउंड लाउड होगी और जो स्मॉलर एरिया वाला ड्रम है उसकी लाउडनेस कम होगी. If you strike a tuning fork on a rubber pad, a feeble sound will be produced. अगर हम किसी ट्यूनिंग फोक को एक रबर पैड से स्ट्राइक करें तो उस केस में वाइब्रेशंस होंगी ट्यूनिंग फोक में और एक फीबल सी, एक फेंट सी साउंड प्रोड्यूस होगी. लेकिन इसी ट्यूनिंग फोक को अगर हम किसी सरफेस पे, किसी बेंच पे वर्टिकली रखें तो हमें एक लाउडर साउंड सुनाई देगी. ये डिफरेंस आ गया है ड्यू टू एरिया. हमने अभी डिस्कस किया है ड्रम्स के केस में कि जिस ड्रम का एरिया ज्यादा होगा उसकी लाउड साउंड होगी और जिस ड्रम का एरिया कम होगा उसकी
साउंड इतनी लाउड नहीं होगी, यानी कि लाउडनेस डायरेक्टली रिलेटेड है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से। सिमिलरली हमने ट्यूनिंग फोक को भी डिस्कस कर लिया है। इन तमाम एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं loudness increases with the area of the vibrating body and vice versa. The third factor which affects the loudness of sound is distance from the vibrating body. Loudness of sound also depends upon the distance from the vibrating body. अगर लिसनर वाइब्रेटिंग बॉडी से बहुत दूर है तो साउंड इतनी लाउड सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर लिसनर वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब है तो साउंड लाउड सुनाई देगी। और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू एम्पलीट्यूड। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। यानी अगर लिसनर बहुत दूर है तो उस केस में क्या होगा? वेव जब ट्रेवल करेगी तो वेव का एम्पलीट्यूड सो फार क्या होगा? दूर जाते हुए डिक्रीज हो जाएगा, और इस एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? लाउड साउंड सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर कोई लिसनर वाइब्रेटिंग बॉडी के पास है, करीब है, तो उस केस में क्या होगा? लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव्स उसके तक पहुंचेंगी और उसको एक लाउड साउंड सुनाई देगी। अगर हम बात करें लाउडनेस की फर्दर, लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। ये लिसनर के ईयर्स की फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी पर्सन के सेंसिटिव ईयर्स हैं तो उसे एक नॉर्मल सी साउंड भी बहुत लाउड सुनाई देगी, लेकिन अगर किसी पर्सन के डिफेक्टिव ईयर्स हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि साउंड जितनी लाउड है उससे कम सुनाई देगी। जिनके ईयर्स सेंसिटिव हैं उन्हें साउंड रियलिटी से ज्यादा लाउड सुनाई देगी, और जो डिफेक्टिव ईयर्स वाले हैं, जिनकी बाय बर्थ ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ईयर्स, तो उनको साउंड वैसे सुनाई नहीं देगी, मीन्स उनको नॉर्मल से कम लाउड सुनाई देगी। However, there is a characteristic of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener, and it is called intensity of sound. इसके अलावा साउंड की एक और कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और ये लिसनर के ईयर्स की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जितना ज्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस होगा उतनी ही कम लाउड साउंड सुनाई देगी। और ये किस वजह से होता है? डिस्टेंस के साथ साथ साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस कम हो जाती है, यानी कि लाउड साउंड सुनाई नहीं देती एक सर्टेन डिस्टेंस पे। लेकिन जैसे ही लिसनर वाइब्रेटिंग बॉडी के पास आएगा तो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वेव्स उस तक जाएंगी और उसे एक लाउड साउंड सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव क्विक क्विज। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ए इज इलेक्ट्रिक बेल। सो in electric bell, gong, diaphragm vibrates. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बेल को पावर सप्लाई करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है? एक डायफ्राम होती है जिसे गॉन्ग कहते हैं, एक डिस्क होती है जिसपे एक हैमर स्ट्राइक करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ डायफ्राम। नेक्स्ट वी हैव लाउड स्पीकर। इन लाउड स्पीकर डायफ्राम वाइब्रेट्स। नेक्स्ट वी हैव पियानो। इन पियानो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट। अगर वायलिन की बात करें, वायलिन के केस में भी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं। एंड एट द एंड वी हैव फ्लूट। तो फ्लूट के केस में एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ असेसमेंट। नंबर 1 इज एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल। When hammer strikes the gong, it vibrates and sound is produced. इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक डिस्क होती है, एक डायफ्राम होती है जिसे गॉन्ग कहते हैं, और जैसे ही हम पावर सप्लाई करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फौरन से क्या होता है? हैमर स्ट्राइक करता है गॉन्ग को, और उससे क्या होता है? गॉन्ग की वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 इज व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। Sound waves require a material medium for their propagation. That's why they are called longitudinal waves. Sound waves को propagate करने के लिए, travel करने के लिए medium की जरूरत होती है। That's why इन्हें longitudinal waves या mechanical waves कहते हैं। हमने ये experiment के थ्रू भी prove किया था in case of bell jar operators कि जिस तरह से sound waves को air medium की जरूरत है। Number 3 is suppose you and your friend are on the moon. Will you be able to hear any sound produced by your friend? So no, sound waves require a material medium for their propagation since there is no air on the moon, so we can't hear the sound of our friend.
स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मून की, तो मून पे एयर नहीं है और साउंड वेव्स को प्रोपिगेट करने के लिए एयर की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, सो वी कांट हियर द साउंड ऑफ आवर फ्रेंड। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन नोट करें, कैन साउंड वेव्स ब्रेक अ ग्लास गोबलेट, एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, ग्लास गोबलेट्स बेसिकली ऐसे ग्लासेस होते हैं, इन ग्लासेस को हिट किया जाता है साउंड वेव से, जिस तरह से ये वाइब्रेट करते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसमें एक सिस्टम वाइब्रेट करता है एक लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये ग्लास गोबलेट भी एक सिस्टम है। जैसे ही हम इसे स्ट्राइक करेंगे यूजिंग साउंड वेव्स, तो क्या होगा, ये सिस्टम लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। Some singers can produce a loud note of particular frequency such that it vibrates the glass so much that it shatters. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो है साउंड वेव्स इतनी लाउड होती हैं कि जब वो इसको स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या होता है, वाइब्रेशन से ग्लास टूट जाता है। तो ये बेसिकली एक वाइब्रेटरी सिस्टम बन जाता है। एक हद तक हम साउंड वेव से इसे हिट करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, लेकिन एक हद से ज्यादा मींस जैसे हम फ्रिक्वेंसी की एक लिमिट को क्रॉस करेंगे, साउंड वेव्स एक हद से ज्यादा यहाँ पे भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, ये सिस्टम वाइब्रेट करता करता आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा, मींस ये ग्लास टूट जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इस पे क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज साइलेंट विसल। Some people use silent whistle to call dogs whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz to 25,000 hertz. डॉग्स को कॉल करने के लिए एक स्पेशल विसल यूज होती है जिसे हम कहते हैं साइलेंट विसल। और इस विसल से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज। ये डॉग्स की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में आती है, इसलिए उन्हें ये आवाज सुनाई देती है, लेकिन ह्यूमन के लिए ये ऑडिबल रेंज में नहीं है। ह्यूमन की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेस फ्रिक्वेंसी की कोई साउंड या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रिक्वेंसी की कोई साउंड ह्यूमन की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में नहीं आएगी और सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर डॉग्स की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो 25,000 हर्ट्ज तक की साउंड्स उनकी ऑडिबल रेंज में है। दैट्स वाई इस विसल से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ डॉग्स को ही सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। होप सो आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आपने सारी इंफॉर्मेशन पे तमाम क्वेश्चंस नोट करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन के आंसर्स प्रॉपर्ली नोट करने हैं बुक पे। इसके अलावा हेडिंग्स मार्क करनी है, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।